वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आ रही हैं। स्टोरी बड़ी अहम है, बहुत मज़े की है कि बुशरा बीबी कब गिरफ्तार होने जा रही हैं, गिरफ्तार हो सकेंगी नहीं होंगी, फराह गोगी भी गिरफ्तार हो सकती हैं और कब उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। कौन पाकिस्तान में ऐसा सखी दिल है जिसने इंतहाई कीमती अराजी 240 कनाल जमीन फराह गोगी के नाम करवा दी, और क्यों करवा दी? कौन इतना फराख दिल हो सकता है और कौन इतना फराख दिल हो सकता है जिसने 458 कनाल कीमती जमीन बुशरा बीबी के नाम करवा दी? इसकी डिटेल्स आपके सामने शेयर करेंगे। और शहजाद अकबर साहब कौन सी अहम फाइल लेके रफू चक्कर हो गए हैं, बड़े इनकलाबी बने हुए हैं और तमाम सहाफ़ियों को इनकलाबी बनने के लिए कह रहे होते हैं, उकसा रहे होते हैं और उनकी हिम्मत बंधाने की कोशिश करते हैं और उनको वाज कर रहे होते हैं कि आप इनकलाबी हो जाएं, लेकिन खुद ऐसे इनकलाबी हैं कि वहाँ यूके में छुप के बैठे हुए हैं। वैसे भी वो डुअल नेशनल हैं। तो वो जितनी भी पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में इमरान खान साहब के दौर में किसी भी तरह की दो नंबरी हुई है, ज़मीनों पर कब्जे हों, करप्शन पर सीट को ठिकाने लगाना हो, उसको कानूनी शक्ल देनी हो, शहजाद अकबर साहब पेश रहे हैं। इस केस में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो पेश रहे हैं, कौन सी अहम फाइल लेके वो गायब हुए हैं। बुशरा बीबी और फराह गोगी को नैब ने नोटिस भेजा है जी, तलबी का नोटिस भेजा है। और नोटिस भेजा गया था बुशरा बीबी को 3 नवंबर को और उनको 8 नवंबर को यानी आज ही के दिन उनको पेश होना था नैब में, लेकिन वो पेश नहीं हुई। और उन्होंने 7 नवंबर को एक ख़त भिजवा दिया था, नईम पंजोता के थ्रू उन्होंने ख़त भिजवाया था नैब को कि मैं आपसे हर तरह का ताउन करने के लिए अवेलेबल हूँ और हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं 8 नवंबर को पेश नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो मेरी ये हेयरिंग है, तलबी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन को आप पोस्टपोन कर दें नेक्स्ट वीक के लिए। खैर, नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन करते हुए नैब ने आज उनको नोटिस जारी कर दिया, कॉल अप नोटिस जारी किया। अब 13 नवंबर को उनको बुलाया गया। इसी तरह से फराह गोगी को भी 13 नवंबर को बुलाया गया। इंटरेस्टिंगली ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में करप्शन का इतना ब्लैक एंड वाइट कभी कोई केस सामने नहीं आया होगा कि एक हाथ आप कोई चीज दे रहे हैं और दूसरे हाथ उसी लम्हे कोई चीज ले रहे हैं। कैसे? इसमें बताते हैं जी। कॉल अप जो नोटिस हुए हैं, ये अल कादर ट्रस्ट केस है जिसमें 190 मिलियन पाउंड्स जो कि इल गॉटन मनी थी, जो कि यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी थी, उसने फ्रीज किए थे। मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली के, अहमद अली रियाज जो कि उनके बेटे हैं और उनके बेटे के वाइफ जो मुबशरा अली अहमद अली हैं, उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स थे जिनको फ्रीज कर दिया। और नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि यूके की है, उन्होंने कहा कि ये इल गॉटन मनी है और ये जो मलिक रियाज फैमिली है अपनी इस मनी को एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हो सकी और एक्सप्लेन नहीं कर सकी, और ये बेसिकली अनएक्सप्लेन्ड मनी है और ये करप्शन की मनी है। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ये तमाम प्रॉपर्टीज ली गई थी और ये बैंक अकाउंट मैनेज किया गया था। तो इसलिए ये मनी ये मनी वापस जाएगी, पाकिस्तान वापस जाएगी। तो इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और यहाँ पे जो एसेट रिकवरी यूनिट था शहजाद अकबर की सरबराही में काम कर रहा था। खैर, हुकूमत पाकिस्तान से उसका कांटेक्ट हुआ और फिर उन्होंने कहा कि हम ये रकम वापस भेजने के लिए तैयार हैं। अच्छा, वो रकम उन्होंने नवंबर-दिसंबर 2019 से ऑनवर्ड जो है वो पाकिस्तान में भेजना शुरू कर दी और उसकी एक किस्त 2022 में भी आई। अच्छा, हुआ ये कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने और यूके की अथॉरिटीज ने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया तो पाकिस्तान ने कहा, यानी कि शहजाद अकबर ने कहा कि ये जो पैसे हैं, जो इल कॉटन मनी है, जो कि पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं, जो कि नेशनल एक्सचेकर में पैसे जाने चाहिए थे, स्टेट बैंक में पैसे जाने चाहिए थे, ये शहजाद अकबर ने कहा कि इन पैसों को आप सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में भेज दें जो कि बहरिया टाउन कराची का एक अकाउंट बना हुआ था, जिसके तहत 460 अरब रुपए बहरिया टाउन ने हुकूमत पाकिस्तान को देने थे या सिंध गवर्नमेंट को देने थे, जिसमें एक कोई 16,000 एकड़ का 17,000 एकड़ जमीन थी जिसपे इलीगल कब्जा करके सोसाइटी अनाउंस कर दी बहरिया टाउन ने, बहरिया टाउन कराची अनाउंस कर दिया। और वो मुख्तलिफ मौजाजात में बहरिया टाउन की ज़मीन थी और फिर एक ही जगह पे उन्होंने ज़मीन लेके, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी में ज़मीन लेके
تو انہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی اناؤنس کر دیا. پھر وہ کیس سپریم کورٹ میں آ گیا اور سپریم کورٹ نے کہا یہ تو $20 بلین کا پروجیکٹ ہے, $20 بلین کی یہ زمین ہے. خیر وہ کیس ویس چلا تو سپریم کورٹ نے ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا جو کہ ڈیفینیٹلی مینیپولیٹڈ فیصلہ تھا, اور وہ سارا عظمت سعید صاحب نے وہ فیصلہ کیا تھا اور مبینہ طور پر انہوں نے پیسے لے کر یہ فیصلہ کیا تھا. اچھا ہوا یہ کہ اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 460 ارب روپے آپ دے دیں, ہم آپ کی یہ جو 17,000 ایکڑ زمین ہے اس کو ریگولرائز کر دیتے ہیں. 460 ارب روپے بحریہ نے مان لیے اور اس کے لیے ایک اکاؤنٹ بنا دیا سپریم کورٹ نے, جس کو سپریم کورٹ رجسٹرار مینیج کرتا تھا. اب یہ جو ال گاٹن منی تھی جو کہ پاکستانی عوام کا پیسہ تھا, شہزاد اکبر نے کیبنٹ سے دسمبر 2019 میں منظوری لے کر اس کو اس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جو کہ لائبلٹی تھی بحریہ ٹاؤن کی, جو کہ بحریہ ٹاؤن نے 460 ارب روپے دینے تھے. تو اسی لائبلٹی کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے منگوا لیے اور بحریہ ٹاؤن نے یہ کیا کہ اس جو 190 ملین پاؤنڈز آئے وہاں سے اس کو لائبلٹی کے طور پہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں جو کہ ہم نے باہر سے ٹرانسفر کروائے ہیں, اور آپ کے جو ہم نے 460 ارب روپے دینے تھے اس میں آپ ایڈجسٹ کر لیں, جو کہ سراسر قانون کی نہ صرف خلاف ورزی تھی بلکہ پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف تھا. شہزاد اکبر صاحب نے کیا کیا؟ شہزاد اکبر صاحب نے یہ کیا کہ بحریہ ٹاؤن سے کمیشن لیا, پیسے لیے, اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بحریہ کے فرنٹ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے. ان کے اس وقت کے جو لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے ساتھ بھی گاڑی چل رہی تھی, تو انہوں نے ان کے بہاف پہ بھی یہ چیزیں کر رہے ہوتے تھے. خیر وہ بحریہ ٹاؤن کے کافی قریب سمجھے جاتے, ملک ریاض کے کافی قریب سمجھے جاتے, اور ملک ریاض کے بہاف پہ وہ خاصی چیزیں کر رہے ہوتے. تو انہوں نے بلکہ نومبر دسمبر 2019 میں شہزاد اکبر نے کیبنٹ سے اپروول بھی لے لی اس پروسیڈ کی, یعنی 190 ملین پاؤنڈز کی منظوری بھی لے لی. اور کیبنٹ سے جب انہوں نے بند لفافہ انہوں نے جو منٹس آف میٹنگ اپروو کروائے, بند لفافے میں یہ کہہ کے کروایا کہ یہ جو ڈیڈ ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے درمیان ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے, نیشنل سیکورٹی کا ایشو جو کہ کرپشن کی بنی کو انہوں نے نیشنل سیکورٹی کا ایشو بنا دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے تو اس لیے آپ اس کو پاس کرتے ہیں. شری مزاری صاحبہ ہمیشہ سے بڑی کریٹیکل رہی, انہوں نے سوال اٹھایا بھیا آپ ہمیں دکھائیں تو صحیح. تو شہزاد اکبر نے دکھایا نہیں, اور عمران خان نے بھی کہا کہ بھئی بس اس کو چھوڑ دیں, آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ سلسلہ اور وہ 190 ملین پاؤنڈز وہ جو لائبلٹی اکاؤنٹ تھا بحریہ ٹاؤن کا اس میں چلے گئے. انہوں نے کیبنٹ سے اپروول بھی لے لی, اور انہوں نے ظلم کیا کیا؟ انہوں نے ظلم یہ کیا کہ جو اصل فائل تھی اس معاہدے کی, جو ایسٹ ریکوری یونٹ اور جو نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ہوا تھا, وہ فائل لے کر رفو چکر ہو گئے ساتھ, چونکہ اس میں انہوں نے کمیشن لی ہے, کک بیکس لیے. یہ مشہور ہے کہ شہزاد اکبر انتہائی کرپٹ آدمی ہے, مطلب آپ اسلام آباد میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں, انہوں نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا. کوئی بھی کرپشن کی پروسیڈ ہوئی ہے, کمپلیٹ ہوئی ہے, انکمپلیٹ رہی ہے, اس میں شہزاد اکبر کا نام ضرور آتا ہے. کاوم مساوی جس کے ذمہ نیب نے لگایا تھا کہ وہ شریف فیملی کی کرپشن دنیا بھر میں ڈیٹیکٹ کرے, اس میں بھی اس نے بھی یہ بلکہ کہا تھا کہ شہزاد اکبر نے مجھ سے کک بیکس مانگ لیے تھے کہ جی ہم جو بھی کرپشن پالیسی جو ہم آپ کو فیس وغیرہ دیں گے نیب سے لے کر اور حکومت پاکستان سے لے کر دیں گے, اس میں آپ نے ہمیں حصہ دینا. اب جی بشرا بی بی کو اسی القادر ٹرسٹ میں جب یہ 190 ملین پاؤنڈز جب ٹرانسفر ہو رہے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, بحریہ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں, اسی وقت اسی دوران 2019-20 آنورڈز بحریہ ٹاؤن نے احمد علی ریاض یعنی کہ ملک ریاض کے بیٹے نے یہاں پہ روات کے قریب بشرا بی بی کے نام 458 کنال جگہ ان کے نام کروا دی. 458 کنال جگہ ان کے نام کروا دی. القادر ٹرسٹ کے نام پہ القادر یونیورسٹی جس کو بنایا گیا اس کے نام پہ وہ جگہ انہوں نے نہ صرف ڈونیٹ کر دی بلکہ یہ بھی کہ ان کو 28.5 کروڑ روپیہ نیٹ بھی دے دیا. تو بشرا بی بی اس کی ٹرسٹی ہیں, نہ صرف بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں بلکہ فرح گوگی بھی ٹرسٹی ہیں, عمران خان بھی ٹرسٹی ہیں. انیشلی وہ یہ ہوا تھا کہ چکمہ دینے کے لیے عمران خان صاحب بشرا بی بی نے چکمہ دینے کے لیے پہلے اس میں ٹرسٹی بنایا گیا بابر اعوان کو اور زلفی بخاری کو, اور اس کے بعد پھر فرح گوگی کو ایڈ کر لیا, اور پھر بشرا بی بی بھی
शायद पहले दिन से भी साथ थी बुशरा बीबी और इमरान खान, 2 ट्रस्टीज़ थे जो पहले दिन से साथ थे। बहरहाल फिर फराह गोगी को ऐड कर दिया और फिर शायद वाइस चांसलर भी जो उस यूनिवर्सिटी के हैं उनको भी ऐड कर लिया गया। अच्छा, होता ये है कि 190 मिलियन पाउंड जब हो रहे होते हैं लाइबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र, उसी वक्त ही 458 कनाल ज़मीन ये अलकादर ट्रस्ट को दे दी जाती है। 28.5 करोड़ रुपया मजीद भी दे दिया जाता है, नकद रकम भी दे दी जाती है, और इसके साथ 240 कनाल मोहरा नूर है यहाँ शहजाद टाउन के बिल्कुल साथ ही, बड़ी कीमती अराजी है, बनी गाला भी उसी में आता है। 240 कनाल ज़मीन मलिक रियाज ने फराह गोगी को भी दे दी। फराह गोगी के बारे में ऑलरेडी मशहूर है और सबको पता है, अलीम खान और बाकी तमाम लोग भी ये बात करते हैं कि वो तमाम की तमाम जो करप्शन हो रही थी पंजाब में उस्मान बुज़दार के ज़रिए, उस्मान बुज़दार सिर्फ फ्रंट मैन था और फराह गोगी आगे बुशरा बीबी की फ्रंट मैन थी। और वो आपने कॉल भी लीक हुई थी कि जो अंबर रियाज मलिक हैं उनके साथ फराह गोगी भाव ताव कर रही थी और कह रही थी कि बड़ा चाहिए, 5 कैरेट का हीरा उनको चाहिए जो उन्होंने बुशरा बीबी को देना है, बड़ा हीरा चाहिए अगर आपको अपने मामलात को सेटल करना है। तो फराह गोगी की बहुत सारी ज़मीनें डिटेक्ट हुई, उनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी डिटेक्ट हुए थे कि किस तरह से वो एसी डीसीज वगैरह से भी पैसे लेती थी। 3-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था एसीज डीसीज वगैरह को, और उसके बदले में 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया रेट था। आम तौर पर कोई भी काम करवाना था, डीसी लगना है, एसी लगना है और पुलिस सर्विसेज डीपीओ वगैरह लगना है, तो उसके मुख्तलिफ रेट्स वगैरह होते थे। तो फराह गोगी की बहुत सारी ज़मीन गुजरांवाला में भी हाउसिंग सोसाइटी, बिजनेसेस, बल्कि इन्होंने पोर्श कार के लिए पोर्शे के लिए इन्होंने पैसे भी दिए हुए थे एक साहब को, डीलर को, तो वो डीलर भी भाग गया था। फिर फैसलाबाद में भी इनका एक प्लॉट जो कोड़ियों के दामों इन्होंने ख़रीदा। जनूबी पंजाब में भी फराह गोगी की ज़मीनें और इनके बैंक के अकाउंट में भी बेपनाह इजाफा हुआ। तो वो तब से वैसे फ़रार हैं, बार बार नैब उनको बुलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो आ नहीं रही, और प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं इस वक्त, एब्सकॉन्डर हैं इस वक्त, चूँकि वो पेश नहीं हो रही, किसी भी हेयरिंग में नहीं आ रही। तो ये बहुत ही यूनिक किस्म का केस है कि एक हाथ से लिया जा रहा है, दूसरे हाथ से दिया जा रहा है। अच्छा, मलिक रियाज ने इस ट्रस्ट को पहले पैसे नहीं दिए, अभी पैसे दिए जब उनका ये काम हुआ, जब उनको ये 60-70 अरब रुपए का फ़ायदा दिया गया, उन्होंने उस फ़ायदे के बदले में 4-5 अरब रुपया बुशरा बीबी को दे दिया। 240 कनाल ज़मीन बनी गाला में उनको भी दे दी। और इंटरेस्टिंगली एक चीज़ नैब के कॉलअप नोटिस में नहीं लिखी गई, ऐसा भी हुआ है कि मलिक रियाज को फराह गोगी ने ज़मीन बेची। ये जो रिंग रोड है, रावलपिंडी वाला रिंग रोड था, वहाँ पर भी मलिक रियाज को फराह गोगी ने ज़मीन बेची। और ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। देखिए बड़े लोग करप्शन कैसे करते हैं। ये ज़मीन कोड़ियों के दामों खरीदी गई और उसके बदले में मलिक रियाज ने महंगे पैसे, ज़्यादा पैसे दे के, ये एक तरह से जो ब्लैक मनी होती है उसको वाइट करने का भी तरीका होता है कि समटाइम्स आप खुद ही वो ज़मीन ख़रीद लेते हैं और किसी के नाम करवा देते हैं, और फिर दोबारा उसी बंदे से आप दोबारा उस आदमी से, जिस आदमी के नाम आपने वो ज़मीन करवाई होती है, उसको ख़रीद लेते हैं और उसके बदले में उसको पैसे दे देते हैं, शो कर देते हैं इस तरह से। तो फराह गोगी से मलिक रियाज ने रिंग रोड के करीब, रिंग रोड रावलपिंडी के करीब भी अच्छी खासी ज़मीन खरीदी, जो कि ज़्यादा पैसे दे के ख़रीदी। तो वो भी जस्टिफाई करता है कि उनका जो उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश की, बैंक बैलेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो ये चिट्टी नंगी और ब्लैक एंड वाइट किस्म की करप्शन है, मतलब जिसको कहा जाता है ना डे लाइट करप्शन, वो उस तरह की करप्शन है। ऐसी आप किसी के बारे में भी कह सकते हैं, शरीफ फैमिली के बारे में, जरदारी फैमिली के बारे में, भुट्टो फैमिली के, मतलब मैंने तो कम से कम इस तरह की करप्शन, इस तरह की डायरेक्टेड किस्म की करप्शन नहीं देखी कि एक हाथ से लिया जा रहा है, दूसरे हाथ से दिया जा रहा है। मतलब मलिक रियाज ने एक हाथ से एक चीज़ ली है और उसी वक्त दूसरी चीज़ दे दी। 458 कनाल ज़मीन दे दी, 28.5 करोड़ रुपया उसके बिल्डिंग के लिए दे दिया, दूसरी मुराद दे दी 240 कनाल ज़मीन उन्होंने फराह गोगी को भी दे दी, और फराह गोगी से ज़मीन रिंग रोड पे ख़रीद भी ली। कोड़ियों की ज़मीन थी जो महंगे दामों ख़रीद ली। तो इस तरह का सिलसिला है जी। और इसमें मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि बुशरा बीबी किसी भी तरह से बच सकती हैं। देखिए इसमें इमरान खान साहब भी मुल्ज़म है, और ये उन 2-3 करप्शन के केसेस में मैं कहता हूँ कि 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब कभी नहीं बच सकते। एक अलकादर ट्रस्ट का केस है, दूसरा तोशा खाना का केस है, और तीसरा फॉरेन फंडिंग का केस है। ये बहुत
चिट्टी नंगी करप्शंस हैं, ये तीनों, इन तीनों केसेस में करप्शन हुई है और वाज़े करप्शन हुई है। बाकी केसेस तो चले, वो तो पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे सियासी मुखालफिन पर पर्चे वर्चे करवा दिए जाते हैं और जो भी ज़ेरे ताब होता है उस पर पर्चा वर्चा हो जाता है। तो ये इसमें कोई सूरत ही नहीं बनती कि बुशरा बीबी इसमें बच सके। दो तीन चीज़ें हैं कि बुशरा बीबी क्या गिरफ्तार होंगी, अब तक गिरफ्तार नहीं हुई। मुझे लगता है कि अगर वो नवंबर में गिरफ्तार ना हुई तो वो दिसंबर में ज़रूर गिरफ्तार हो जाएंगी। इसके साथ साइड नोट के तौर पे मैं ये बता दूं कि बुशरा बीबी पे और भी बहुत सारे करप्शन के दीगर चार्जेस भी हैं कि फराह गोगी उनकी फ्रंट मैन थी और उनके पास सारे पैसे जाते थे। इसी तरह से जो मौजूदा आर्मी चीफ है बतौर DGIS है, उन्होंने भी बुशरा बीबी की करप्शन की फ़ाइल वगैरह इमरान खान के हवाले की और फिर वो ज़ाती इंतकाम पर उतर आए और उन्होंने फिर उनको रिमूव कर दिया। इस तरह की और बड़ी बड़ी पंजाब में इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ। उनके बेटे इब्राहिम माने का, वो इज़ अ बिलियनर नाउ और हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में, हर तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे। और ये बातें मैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पहले भी कहता रहा हूँ। बुशरा बीबी मुझे लगता है इस महीने या अगले महीने ज़रूर गिरफ्तार हो जाएंगी, इम्कानात बहुत ज़्यादा है। जो ये बात की जा रही है कि बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनने जा रही हैं, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो वादा मुआफ़ गवाह बनेंगी। मेरे पास खबर है कि वो बिल्कुल भी वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनेंगी। तो तीसरा, शहजाद अकबर जो इस केस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दरख्वास्त भी जमा हुई है। कल एक बंदे ने दरख्वास्त जमा करवाई है कि वह जो 190 मिलियन पाउंड्स वाली असल फाइल है वो शहजाद अकबर साहब लेके रफू चक्कर हो गए हैं। और अब फराह गोगी का क्या होगा जी? फराह गोगी को अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो एब्सकॉन्डर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको लाया जा सकेगा। बहरहाल वो फ्रंट मैन हैं, तमाम 4 साल तमाम पंजाब के मामला वो देख रही थी, पंजाब को वो चला रही थी। मैं खैर उस वक्त भी कहता था और मैं उन 2 4 5 सहाफ़ियों में से हूँ जो उस वक्त भी ये बात करते थे कि बुशरा बीबी ही पंजाब को रन कर रही हैं और वो पॉलिटिकल वुमेन है और पॉलिटिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा है और वही सारा मैनेज करती थी और सारे अहकामात उस्मान बुज़दार को वही देती थी। समटाइम्स डायरेक्ट देती थी, समटाइम्स वो फराह गोगी के थ्रू देती थी। तो मुझे नहीं लगता कि फराह गोगी को वापस लाया जाएगा। तो उन पर बहुत सारे सीरियस किस्म के करप्शन के चार्जेस हैं। और ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, इसमें वो अलकादर एंडोमेंट फंड की भी वन ऑफ द सिग्नेटरीज हैं। और इसी तरह से जो बुशरा बीबी 28.5 करोड़ जिस बैंक अकाउंट में आए हैं उसकी भी सिग्नेटरी हैं, यानी जॉइंट अकाउंट है। तो बुशरा बीबी का बचना मुहाल है इस केस में और इसी तरह से फराह गोगी का भी। पर फराह गोगी को अनफॉर्चुनेटली शायद वापस नहीं लाया जाएगा। ये स्पेस देख रहे हैं का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।